हेलो गाइस, अब बाकी सीरीज़ के एपिसोड भी इसी चैनल पर आ जाएंगे। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सागा सीरीज़ वाले को। उस पर मैं एपिसोड डालना स्टार्ट करूँगा अच्छी आवाज़ में, डबिंग स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए आपको यहीं पर बने रहना है। मैं आपको सागा सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, उस पर अपडेट आते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कोलैबोरेशन के थ्रू आप वो चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस पर मिलेनियम मैच का योद्धा स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट है, बट इनकी जो स्टार्टिंग से अपलोडिंग नहीं होगी, वहाँ पर जो इसके आगे के एपिसोड है वहीं पर दूंगा। आज सारे यहीं पर है, बाकी कल वहाँ पर मैं डालूँगा, या फिर मैं आज शाम या सुबह तक अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे एपिसोड चारों सीरीज़ के। बाकी नई सीरीज़ भी मैं एक बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ एक। जाता है। दूसरी पार्टी को ओबीडिएंट देखकर उमेश भी उसे गाली देने में लेजी हो गया। ये दृश्य देखकर काउंटलेस पीपल फिर से शॉक रह गए। पहले आइस क्लैन ने सहा, अब विच गॉड क्लैन ने भी सह लिया। इन दोनों लोगों का बैकग्राउंड आखिर कितना टेरिफाइंग है। मिस्टीरियस मिस्ट जेड 30 मिलियन सोर्स स्टोन्स वंस। मिस्टीरियस मिस्ट जेड 30 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स ट्वाइस। मिस्टीरियस मिस्ट जेड 30 मिलियन सोर्स स्टोन्स 3 टाइम्स। डील कंप्लीट। यह आरव का हुआ। आखिरकार मिस्टीरियस मिस्ट जेड आरव के हाथ लग गया। आरव शांत बना रहा। यह मिस्ट जेड उसके लिए बेहद यूजफुल था। कुल मिलाकर कुछ ओरिजिनियम खर्च करके इसे हासिल करना कोई नुकसान का सौदा नहीं था। आरव ने इस ट्रेजर के लिए भारी कीमत चुकाई थी। आसपास फिर से अप्रो मच गया। वह आखिर है कौन? कौन जाने उसका बैकग्राउंड और कनेक्शंस कितने टेरिफाइंग होंगे। इतना वेल्थी आदमी अगर ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का हो तो अजीब बात होगी। अभी आइस क्लैन, विच गॉड क्लैन और स्पार्कल पवेलियन सभी पीछे हट गए, उसे जरूर कुछ सपोर्ट हासिल है। अरेना के अंदर लोग लगातार डिस्कशन कर रहे थे। सभी आरव की आइडेंटिटी को लेकर क्यूरियस थे। इतना ओरिजिनियम कौन इस तरह उड़ा सकता है? सभी की नज़रों में आरव अब खुलेआम पैसा लुटा रहा था। उसने जितने ओरिजिन स्टोन्स खर्च किए थे उससे आसपास की मेजर पावर्स और सेक्ट्स तक शॉक्ड हो गई थीं। यहाँ तक कि ऑक्शन हॉल में मौजूद सविता भी आरव के बैकग्राउंड को लेकर क्यूरियस हो गई। ऑक्शन शुरू होने से पहले उसने उमेश की बातें सुनी थीं, इसलिए उसके मन में आरव के लिए अच्छी इंप्रेशन नहीं थी। और यह आदमी बेहद अगली भी था। यादव फैमिली प्राइवेट रूम में। सिस्टर, यह आदमी कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास हम दोनों से भी ज़्यादा पैसे हैं। सुरेश ने जेलसी और एनवी से जैस्मन की तरफ देखा। मुझे क्या पता, जैस्मन ने होंठ से कोड़ लिए। आरव अब तक 3 ट्रेजर्स खरीद चुका था और वो 50 मिलियन ओरिजिनियम से ज़्यादा खर्च कर चुका था। यहाँ तक कि यादव फैमिली के टॉप प्रोडिजीज भी सामान्यतः इतने वेल्थी नहीं होते थे। वे सब यहाँ मल्होत्रा फैमिली द्वारा दिए गए इंडिविजुअल सोर्स स्टोन्स लेकर आए थे। सुरेश क्यूरियस था, लेकिन जैस्मन भी उतनी ही क्यूरियस थी। स्पार्कल पवेलियन प्राइवेट रूम में सुनैना और चांदनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में अनडिस्गाइज्ड जॉय साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि आरव ने अपना अपीयरेंस बदल लिया था, लेकिन वे उसके काम करने के तरीके से बेहद फैमिलियर थीं। नहीं, फैमिलियर कहना गलत होगा, वह बिल्कुल वही था। रवि और राजन के चेहरे बेहद अगली हो गए थे। उन्हें ह्यूमिलिएशन महसूस हो रही थी। बाकी मेजर पावर्स और सेक्ट्स भी क्यूरियस थीं। यह आदमी आखिर कौन है? दसियों मिलियंस ओरिजिनियम कैजुअली खर्च करना कोई सामान्य बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं था। इससे साबित होता था कि उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि आइस क्लैन, विच गॉड क्लैन और ब्लड क्लैन जैसी शक्तिशाली फोर्सेस भी क्यूरियस हो गई थीं। बेशक, अगर वैम्पायर्स और बाकी रेसर्स जिनको आरव ने पहले लूट किया था ये जान लेते कि आरव का ओरिजिनियम उन्हीं से आया है तो शायद वे सब समझ जाते। आधा दिन बाद ऑक्शन का एटमॉस्फेयर कुछ शांत हो गया। इसके बाद आरव ने बिडिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिससे बहुत लोग सरप्राइज थे। असल में वो आइस क्लैन, विच गॉड क्लैन और ब्लड क्लैन जैसी हॉस्टाइल फोर्सेस को टारगेट करना चाहता था, लेकिन वे लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अंत में आरव सिर्फ स्पार्कल पवेलियन के राजन को टारगेट कर पाया। जब भी राजन बोलता आरव भी बोलता और उसे बुली करता। अगला ऑक्शन आइटम, ट्रू फायर मिस्टेक गोल्ड। सविता की आवाज़ पूरे ऑक्शन हॉल में गूंज उठी। ट्रू फायर मिस्टेक गोल्ड। कमरे के अंदर कई लोगों की आंखें चमक उठी और सभी ऑक्शन एरिया की तरफ देखने लगे। आरव भी इंटरेस्टेड हो गया। उसने बगल में खड़े उमेश से पूछा कि यह चीज़ आखिर क्या है।
वेपन रिफाइनिंग का रेयर मटेरियल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हार्ट ओपनिंग गेट जैसी जगह के पास भी ऐसा ट्रेजर होगा। उमेश ने साई भरी और बर्निंग आइस के साथ सविता की तरफ देखा। सविता के हाथ में पाम साइज्ड मेटल ब्लॉक दिखाई दिया। ऊपरी रूप से वो ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन उससे सटल लॉ फ्लक्चुएशंस निकल रही थीं। ट्रू फायर मिस्टिक गोल्ड, मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू सभी जानते हैं। मैजिकल आर्टिफैक्ट्स रिफाइन करते समय इसमें थोड़ा भी मिला दिया जाए तो आर्टिफैक्ट ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। अगर पूरा इस्तेमाल किया जाए तो किंग लेवल मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाना कोई समस्या नहीं होगी, और ये सेंट लेवल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स फॉर्ज करने के एसेंशियल मटेरियल्स में से एक है। सविता ने धीरे धीरे एक्सप्लेन किया, सेंट लेवल मैजिक वेपन के एसेंशियल मटेरियल्स। आरव सरप्राइज हो गया। उसने पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उमेश की तरफ देखा। ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं है, उमेश बोला। सेंट लेवल मैजिक वेपन फॉर्ज करने के लिए बस इंडिस्ट्रक्टेबल मटेरियल चाहिए होता है। ट्रू फायर मिस्टिक गोल्ड बेहतरीन चॉइस है, लेकिन अगर यह ना हो तो दूसरे सुप्रीम ट्रेजर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समझ गया, आरव ने सिर हिलाया। उसे अब और ज़्यादा लगने लगा कि उमेश ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। उसे हर चीज़ की जानकारी थी। आखिर उस सिर के अंदर है क्या? स्लैप! आरव खुद को रोक नहीं पाया और उसने उमेश के सिर पर फिर एक थप्पड़ मार दिया। उमेश, अब क्यों मारा? उमेश फ्यूरियस हो गया और दांत पीसने लगा। आरव ने सवाल पूछा था और उसने ऑनेस्टली जवाब दिया था। फिर क्यों मारा? सॉरी, बस यूं ही हाथ चल गया। आरव ऑकवर्ड स्माइल के साथ हाथ हिलाने लगा। उसी समय ऑक्शन हॉल में मौजूद सविता बोली, ट्रू फायर मिस्टिक गोल्ड, स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन सोर्स स्टोन्स, प्रत्येक बिड कम से कम 5 लाख सोर्स स्टोन्स बढ़नी चाहिए। ऑक्शन बिगिन। 15 मिलियन, स्पार्कल पवेलियन सबसे पहले बोला। कई लोग इंटरेस्ट से देखने लगे। 20 मिलियन, पर्पल मैंशन डाओ बॉडी राजट ने तुरंत फॉलोअप बिड लगा दी। 22 मिलियन, 25 मिलियन, पूरा सीन तुरंत अप्रो में बदल गया। ऑक्शन में रखा गया यह आइटम असली ट्रू फायर प्रोफाउंड गोल्ड था। इससे पूरे स्थल पर सनसनी फैल गई और माहौल पिछले सभी ऑक्शन आइटम से भी ज़्यादा उग्र हो गया। आरव पूरी तरह दंग रह गया। ये भी संभव है? 50 मिलियन? कुछ ही देर में ट्रू फायर प्रोफाउंड गोल्ड की कीमत 50 मिलियन सोर्स स्टोन्स तक पहुंच गई। यह एक खगोलीय कीमत थी। ही, मैं 55 मिलियन ऑफर करती हूँ। यादव फैमिली की जैस्मिन ने धीरे से कहा और साथ ही विच गॉड क्लैन के उस एल्डर का मजाक भी उड़ाया जिसने बिड लगाई थी। आरव ने उमेश की ओर देखा और पूछा, आखिर यह चीज़ कितने में बिकेगी? उमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, पक्का नहीं कहा जा सकता, शायद 100 मिलियन से भी ऊपर चला जाए। आरव ने सिर हिलाया। उसे ट्रू फायर प्रोफाउंड गोल्ड में थोड़ी रुचि थी, लेकिन वो फिलहाल बिडिंग में शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर गलती से यह उसके हाथ लग गया तो भी कोई खास फायदा नहीं था। बेहतर था कि बाकी लोग लड़ें। आखिर में बस इतना जरूरी था कि यह विच गॉड क्लैन या आइस क्लैन के हाथ न लगे। अगर वास्तव में यह उनके हाथ जाने वाला होता तो आरव बीच में बोलकर उन्हें परेशान जरूर करता। 58 मिलियन ओरिजिनियम, रामपुर पवेलियन के रजत ने बिड लगाए। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इतनी ऊंची कीमत लगाने के बाद अगर बाद में कोई और रेयर ट्रेजर आया तो उसकी कंपेटिटिवनेस कम हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ट्रू फायर प्रोफाउंड गोल्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। स्पार्कल पवेलियन के लोग भी पीछे हटने वाले नहीं थे। यहाँ तक कि ओल्ड टावस्ट अश्विन ने भी राजन को हटाकर खुद बिडिंग संभाल ली। सभी लोग, ये ट्रू फायर प्रोफाउंड गोल्ड मेरे स्पार्कल पवेलियन के लिए बहुत उपयोगी है। आशा है कि आप लोग हमारे स्पार्कल पवेलियन को थोड़ा सम्मान देंगे। ओल्ड टावस्ट अश्विन ने आसपास मौजूद लोगों की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उसकी आवाज़ घंटी की तरह गूंज उठी। उसकी बात सुनते ही जो मेजर पावर्स अभी तक फियर्सली बिडिंग कर रही थी वे सब अचानक शांत हो गईं। स्पार्कल पवेलियन ने स्वयं हस्तक्षेप कर दिया था। यह मामला ट्रबलसम हो गया। रामपुर पवेलियन का रजत पहले फिर से बिड लगाने वाला था, लेकिन वह अचानक चुप हो गया और हल्के से सिर हिलाया। यादव फैमिली की जैस्मिन भी शांत हो गई, यहाँ तक कि विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन भी चुप हो गए। उनमें से किसी ने आगे बिडिंग नहीं की। क्यों? आरव ने सरप्राइज से उमेश की तरफ देखा। बहुत आसान है। स्पार्कल पवेलियन की स्पेशल स्किल्स ऐसी हैं कि कोई भी फोर्स उन्हें अफेंड नहीं करना चाहती। ऊपर से अगर आज फेवर दे दिया जाए तो भविष्य में काम भी आ सकता है।
उमेश स्मर्क करते हुए बोला। आरव ने सिर हिलाया और कारण समझ गया। स्पार्कल पवेलियन वह स्थान था जहां वेपन रिफाइनिंग, पिल रिफाइनिंग और फॉर्मेशंस तीनों सेक्ट साथ प्रैक्टिस्ड होती थीं। खासकर पहले दो, कहा जाता था कि पूरे फायर स्टार रीजन के सबसे टॉप टियर एल्केमिस्ट्स और वेपन रिफाइनर्स स्पार्कल पवेलियन में मौजूद थे। कौन जानता है कब किसी को उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए। अब जबकि मास्टर अश्विन स्वयं सामने आकर फेस मांग रहे थे, तो इन्फोसिस को उन्हें फेस देना ही था। सामान्य परिस्थितियों में ऑक्शन हाउसेज में इस तरह की बातों की अनुमति नहीं होती। आखिर अगर हर कोई फेस मांगने लगे तो ऑक्शन कैसे चलेगा। लेकिन फॉल्कन सेक्ट चुप रहा और उसने इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, मानो वे भी स्पार्कल पवेलियन को सम्मान दे रहे हों। आखिरकार ट्रू फायर प्रोफाउंड गोल्ड को स्पार्कल पवेलियन ने 65 मिलियन सोर्स स्टोन्स में हासिल कर लिया। क्या ये लोग किंग लेवल मैजिक वेपन फॉर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं? आरव बुदबुदाया। उसे शक था कि ऐसा संभव है। स्पार्कल पवेलियन के लिए किंग लेवल मैजिक वेपन फॉर्ज करना कोई असामान्य बात नहीं थी। ऑक्शन चलता रहा। ओल्ड टावस्ट अश्विन के हटने के बाद राजन फिर से बिडिंग संभालने लगा। आरव को उसे पहली नज़र से ही नापसंद था। बाकी लोग स्पार्कल पवेलियन से डरते थे, लेकिन आरव नहीं। ऊपर से आरव लगातार विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन जैसी हॉस्टाइल फोर्सेस को प्रोवोक कर रहा था। जैसे ही वे लोग मुंह खोलते, आरव तुरंत कुछ न कुछ डिस्गस्टिंग बोल देता। 4 सिंबल स्पेल, इसमें 4 शक्तिशाली स्पिरिचुअल बीस्ट्स की शक्ति समाहित है। इसे रिफाइन करने से इमेंस बेनिफिट्स मिलेंगे। लो ग्रेड गोल्डन एलिक्सिर, स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन ओरिजिनियम स्टोन्स। प्रत्येक बिड कम से कम 1 लाख ओरिजिनियम स्टोन्स अधिक होनी चाहिए। ऑक्शन बिगिन। लो ग्रेड गोल्डन एलिक्सिर। आरव स्टन रह गया और सविता के दाहिने तरफ तैरती उस गोल्डन पिल को देखने लगा। उससे लगातार हल्की गोल्डन लाइट निकल रही थी, साथ ही उसके चारों ओर कई डेमोनिक बीस्ट फैंटम्स घूम रहे थे। स्पार्कल पवेलियन को पिल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन इंटरेस्टेड हो गए। 7 मिलियन। विच गॉड क्लैन के एल्डर्स ने सीधे ऊंची कीमत लगा दी ताकि ज्यादातर लोग शुरुआत में ही पीछे हट जाएं। आइस क्लैन का एल्डर भी बिड लगाना चाहता था, लेकिन दोनों साइड्स एलाइज थीं। वो एक कदम देर कर गया और मजबूरन चुप रह गया। 8 मिलियन। आरव ने कामली आवाज लगाई, भले ही उसे आइटम में इंटरेस्ट न हो, फिर भी उसे इन दोनों फोर्सेस को परेशान करना था। हम। विच गॉड क्लैन एल्डर ने भौहें सिकोड़ ली। कुछ क्षण हेजिटेट करने के बाद उसने फिर बिडिंग जारी रखी। आखिर में आरव को 4 सिंबल स्पेल चाहिए भी नहीं थी। वह 12 मिलियन में विच गॉड क्लैन ने खरीद ली। ऑक्शन 3 दिन और 3 रात तक चलने वाला था। बीच के समय में आरव असल में विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और आसपास की कई डाउ सेक्ट्स के बीच डिस्कॉर्ड पैदा करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऑक्शन में अच्छे आइटम्स बहुत कम आ रहे थे। उन फोर्सेस ने सामान्य आइटम्स की तरफ देखा तक नहीं, इसलिए आरव को केओस फैलाने का मौका ही नहीं मिला। अगला ऑक्शन आइटम स्कॉर्पियन किंग पॉइजन ग्लास। इसमें अत्यंत भयंकर पॉइजन समाहित है। ये 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म एक्सपर्ट्स को भी पैरालाइज कर सकता है। स्टार्टिंग प्राइस 12 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स। प्रत्येक बिड कम से कम 2 लाख ओरिजिन स्टोन्स अधिक होनी चाहिए। ऑक्शन अब आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। फॉल्कन सेक्ट ने भी अब अपने सबसे बेहतरीन ट्रेजर्स निकालने शुरू कर दिए थे। यही वो समय था जब विभिन्न पावरफुल फोर्सेस और सेक्ट सच में अपनी वेल्थ की ताकत दिखाने वाली थीं। स्कॉर्पियन किंग पॉइजनस ग्लास। सिर्फ नाम सुनते ही यह चीज़ सिनिस्टर महसूस होती थी। क्या ये चीज़ सच में इतनी पावरफुल है? आरव ने क्वेश्चनिंग गेज के साथ उमेश की तरफ देखा। काफी खतरनाक है और बेहद पॉइजनस भी, उमेश ने सिर हिलाकर टिप्पणी की। उसने आरव को बताया कि इस चीज़ का सबसे अच्छा उपयोग मैजिकल आर्टिफैक्ट्स रिफाइन करते समय होता है। इसके अलावा इसे फॉर्मेशंस में इस्तेमाल करके छिपकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और इसका इफेक्ट बेहद अच्छा होता है। जिन लोगों द्वारा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन। ये सुनते ही आरव की आंखें चमक उठीं। हाँ, अगर इस स्कॉर्पियन किंग पॉइजन क्रिस्टल को फॉर्मेशन को बनाया जाए तो पूरी फॉर्मेशन पॉइजनस बन जाती है। उमेश ने सिर हिलाया। आरव ने तुरंत समझ लिया कि यह चीज़ उसके लिए परफेक्ट थी। 25 मिलियन, 26 मिलियन। कुछ ही देर में स्कॉर्पियन किंग पॉइजन ग्लेस की कीमत लगभग 30 मिलियन ओरिजिनियम तक पहुंच चुकी थी। 35 मिलियन।
आरव ने कामली आवाज लगाई। उसकी वेल्थ और एरोगेंस ने तुरंत आसपास के अधिकांश लोगों को शांत कर दिया। 35 मिलियन वंस, 35 मिलियन ट्वाइस, सविता ने काउंटडाउन शुरू किया। HMPH 36 मिलियन। उसी समय आइस क्लैन का एक एल्डर बोला। उसने बिडिंग में हिस्सा लिया और प्रोवोकेशन भरी नजरों से आरव को देखा। अभी तक आरव कई बार उसे डिस्गस्टिंग तरीके से अंडरकट कर चुका था। वह काफी देर से गुस्सा दबाए बैठा था और अब रिवेंज लेना चाहता था। विच गॉड क्लैन और ब्लड क्लैन के एल्डर्स स्मर्क कर रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि आरव इस बार नुकसान उठाए। आरव थोड़ा स्टन्ड हुआ और आइस क्लैन एल्डर की ओर देखने लगा। 40 मिलियन। आरव ने सीधे ऊंची कीमत लगा दी। फिर उसने और भी कंटेम्प्चुअस एक्सप्रेशन के साथ आइस क्लैन एल्डर को देखा और इंडिफरेंट आवाज में बोला, अगर ताकत नहीं है तो बाहर आकर लोगों को डिस्गस्ट मत करो, ट्रैश। आइस क्लैन एल्डर फ्यूरियस हो उठा। वह आरव को इरिटेट करना चाहता था, लेकिन उल्टा खुद इरिटेट हो गया। दुर्भाग्य से वह हार्श वर्ड्स बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। शैडोज में एक टेरिफाइंग पावर हाउस छिपा हुआ था। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि उस व्यक्ति का आरव से क्या रिश्ता है। 40 मिलियन वंस। फॉल्कन सेक्ट ने इस तरह के डिस्प्यूट्स पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए सविता ने काउंटडाउन जारी रखा। आखिरकार आइटम आरव ने जीत लिया। आइस क्लैन की प्रोवोकेशन के कारण आरव के भीतर इरिटेशन बढ़ गई थी। इसके बाद ऑक्शन में आने वाले अगले कई आइटम्स में जैसे ही आइस क्लैन बिडिंग करता, आरव तुरंत कीमत अब्सर्डली हाई कर देता और फिर आइस क्लैन एल्डर्स का कोल्ड तरीके से मजाक उड़ाता। बेकार, ट्रैश, बिड लगाओ न। इतने कम 100 स्टोन्स लेकर ऑक्शन में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें हंसी उड़ने का डर नहीं? आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा। अरेना के लोग अब इस सब के आदी हो चुके थे। लोग पहले से ही सस्पेक्ट कर रहे थे। क्या यह अगली यंग मैन आरव किसी ऐसी फैक्शन से आता है जो विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन की एनिमी है? इसीलिए वह लगातार विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन जैसी अलाइड फोर्सेस को टारगेट कर रहा था। ऑक्शन शुरू होने से लेकर अब तक वैम्पायर्स, अर्थ बीस्ट क्लैन और ब्लैक हॉर्न क्लैन द्वारा भेजे गए लोग एक भी आइटम हासिल नहीं कर पाए थे। वे पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेकर नहीं आए थे और जैसे ही वे बिड लगाते, आरव तुरंत प्राइस बढ़ाकर उन्हें अंडरकट कर देता। इससे वे लोग बेहद डिस्ट्रेस्ड थे, लेकिन पूरी तरह हेल्पलेस भी। ऑक्शन लगातार आगे बढ़ती रही और आखिरकार अंत के करीब पहुंच गई। अब आगे ऑक्शन में आने वाले आइटम्स वे प्राइसलेस ट्रेजर्स हैं जिन्हें पिक्सिमन ने काउंटलेस एफर्ट्स के बाद प्राप्त किया है। सविता ने तुरंत कुछ नहीं निकाला। उसने जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखा। उसने चारों ओर नजर डाली। काउंटलेस आइज उसी पर टिकी हुई थीं। सभी लोग इस प्राइसलेस ट्रेजर में इंटरेस्टेड हो चुके थे। आरव भी सीधा होकर बैठ गया। उसने नोटिस किया कि स्पार्कल पवेलियन से ओल्ड टाविस्ट अश्विन फिर आगे आ गए थे। इसका मतलब था कि यह ऑक्शन आइटम स्पार्कल पवेलियन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हेवनली एग, सविता ने कहा और उसके दाहिने हाथ में कंकड़ के आकार का क्रिस्टल दिखाई दिया। हालांकि क्रिस्टल छोटा था, लेकिन उससे लगातार केओटिक ऑरा निकल रही थी, जिससे वो बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी महसूस हो रहा था। हेवनली एग, ये वास्तव में वही चीज है। ओ माय गॉड! पूरा स्थल अचानक शोर और एक्साइटमेंट से भर गया। इसकी बैकग्राउंड क्या है? आरव ने क्यूरियस होकर उमेश से पूछा। उसके स्टार चार्ट में काउंटलेस एंशिएंट बुक्स थीं, लेकिन वॉइड रिटर्निंग रेल्म में एडवांस होने के बाद उसे उन बुक्स को पढ़ने का समय नहीं मिला था। इसकी तो बैकग्राउंड है। उमेश अचानक सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। आरव स्टन्ड रह गया। पूरे ऑक्शन के दौरान उमेश बेहद काम रहा था, लेकिन हेवनली एग को देखकर वह एक्साइटेड हो गया। इसका मतलब था कि यह चीज जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर है। कहा जाता है हेवनली एग के अंदर लाइफ फोर्स मौजूद होती है और अगर भाग्य अच्छा हो तो इसके भीतर डिवाइन बीस्ट जन्म ले सकता है, उमेश बोला। डिवाइन बीस्ट का जन्म? आरव स्टन्ड हो गया। ये कैसी चीज थी? उसके मन में पहला सवाल आया। क्या ये सच में एग है? आरव ने सीधे पूछा। उमेश थोड़ी देर हेजिटेट किया, लेकिन उसने आरव का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वास्तव में कई पावरफुल फिगर्स के मन में यही डाउट था। क्या हेवनली एग सच में एग है? मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी ओरिजिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। भले ही इससे डिवाइन बीस्ट पैदा न हो, फिर भी यह प्राइसलेस ट्रेजर है।
इससे निकलने वाली केओटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ को ग्रेटली एनहांस किया जा सकता है, उमेश ने आगे समझाया। समझ गया, आरव ने सिर हिलाया। तो क्या इससे पहले कभी किसी डिवाइन बीस्ट का जन्म हुआ है? आरव ने फिर पूछा। कहा जाता है कि 1 लाख ईयर्स पहले ऐसा एक बार हुआ था। एक बेहद पावरफुल बीस्ट पैदा हुआ था और उसने बहुत तेजी से ब्रेक थ्रू करके काउंटलेस जीनियसेस को सप्रेस कर दिया था, उमेश बोला। 100,000 ईयर्स पहले, और फिर बस खत्म, बस इतना? आरव ने सरप्राइज से पूछा। हाँ, बस इतना ही, वह बीस्ट मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गया, किसी को नहीं पता वह कहाँ गया, उमेश ने श्रग करते हुए कहा। अच्छा, आरव ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। कम से कम अब वह जान चुका था कि हेवनली एग ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं था। ये सच में ट्रेजर था। डिवाइन बीस्ट पैदा होगा या नहीं, यह अलग बात थी, लेकिन केओटिक एनर्जी खुद ही प्राइसलेस थी। वेन्यू के अंदर बहुत से लोग भी हेवनली एग को लेकर क्यूरियस थे। कई लोग टेलीपैथी के जरिए डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ स्पेक्टिकल था। आखिर मेजर सेक्ट्स और पावरफुल फोर्सेस के खिलाफ बिडिंग करने लायक वेल्थ किसके पास थी? जब एटमॉस्फेयर पूरी तरह गर्म हो गया, तब सविता ने रिजर्व प्राइस अनाउंस की। हेवनली एग स्टार्टिंग प्राइस 30 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स। प्रत्येक बिड कम से कम 3 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स अधिक होनी चाहिए। ऑक्शन स्टार्ट। सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस ही 30 मिलियन ओरिजिनियम थी। पूरे 3 दिन के ऑक्शन में ये सबसे ऊंची रिजर्व प्राइस थी। आरव ने आसपास लोगों की डिस्कशंस भी सुन ली थीं। हेवनली एग वास्तव में प्राइसलेस ट्रेजर था, लेकिन इसमें डिवाइन बीस्ट पैदा होने की बात ज़्यादातर रूमर मानी जाती थी। आखिर पिछली बार ऐसा 1 लाख ईयर्स पहले हुआ था। इतने लंबे समय बाद ट्रूथ की पुष्टि कौन कर सकता था? प्रोबेबिलिटी बेहद लो थी। आखिर अगर प्रोबेबिलिटी लो ना होती, तो पिक्सन गेट इसे खुद क्यों न रखता, ऑक्शन में क्यों बेचता? बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि आसपास की मेजर पावर्स और सेक्ट्स पीछे हट जाएंगी। 50 मिलियन। यादव फैमिली की जजमन ने सीधे टेरिफाइंग प्राइस लगा दी। 60 मिलियन। विच गॉड क्लैन एल्डर ने दूसरी बिड लगाई। 66 मिलियन। राजट बोला। 70 मिलियन। स्पार्कल पवेलियन भी शामिल हो गया। 75 मिलियन। 78 मिलियन। इस बार कई ऐसी फोर्सेस भी बिडिंग में उतर आईं जो पहले तक शांत थीं। इससे साफ था कि हेवनली एग कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। आरव चुपचाप देखता रहा। वह कैलकुलेशन कर रहा था कि उसके पास पर्याप्त सोर्स स्टोन्स हैं या नहीं। विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, आरव बुदबुदाया। उसने फिलहाल वेट एंड सी का फैसला किया। इस बार उसने विच गॉड क्लैन या आइस क्लैन को प्रोवोक करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। बिडिंग पहले से ही बहुत फेयर्स थी। सिर्फ 15 मिनट बाद हेवनली एग की कीमत 120 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स तक पहुंच गई। यह ऑक्शन शुरू होने के बाद की हाईएस्ट प्राइस थी। 100 मिलियन पार करते ही काउंटलेस लोगों की उम्मीदें टूट गईं। अब यह ऑर्डिनरी फोर्सेस की कंपटीशन वाली चीज नहीं रह गई थी। अब सिर्फ मेजर सेक्ट्स और पावरफुल फोर्सेस ही बिडिंग कर रही थीं। सभी लोग, ये हेवनली एग हमारे स्पार्कल पवेलियन के लिए बेहद यूजफुल है। आशा है कि आप लोग स्पार्कल पवेलियन को फेस देंगे। हमारा स्पार्कल पवेलियन ये फेवर याद रखेगा। ओल्ड टावस्ट अश्विन फिर आगे आए और बोले, वही पुराना एक्सक्यूज। लेकिन इस बार आसपास के लोग मानने वाले नहीं थे। माफ कीजिए अश्विन, हेवनली एग मेरे रामपुर पवेलियन के लिए भी यूजफुल है। रजत ने सिर हिलाकर सबसे पहले मना किया। हाँ अश्विन, लोगों को फोर्स मत कीजिए। हमने पहले ही स्पार्कल पवेलियन को काफी फेस दिया है, हर बार तो नहीं दे सकते। जैस्मन हल्के लाफ के साथ बोली। यह मेरे विच गॉड क्लैन के लिए भी यूजफुल है, इसलिए मैं भी माफी चाहता हूँ। विच गॉड क्लैन एल्डर ने सिर हिलाया। इन पावरफुल फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सभी ने रिफ्यूज कर दिया। ये बिल्कुल नॉर्मल था। आरव को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। जब चीज जरूरी ना हो तब छोड़ देना आसान होता है, लेकिन अब सच में यूजफुल ट्रेजर सामने था। ऐसे में कौन पीछे हटता? और आरव को लग रहा था कि स्पार्कल पवेलियन थोड़ा शेमलेस हो रहा है। क्या सिर्फ पिल्स रिफाइन और वेपन्स फॉर्ज कर लेने से वे इतने महान हो गए? बेशक, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अश्विन का चेहरा डार्क हो गया, लेकिन उसने रिटेलिएट नहीं किया। ऑक्शन जारी रही। विच गॉड क्लैन एल्डर बेहद अग्रेसिवली बिडिंग कर रहा था। कुछ ही समय में हेवनली एग की कीमत 180 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स तक पहुंच गई।
183 मिलियन। जैस्मन ने दांत भींचकर बिड लगाए। उसका छोटा भाई सुरेश एंग्शियस हो गया। उसने जैस्मन का पैर पकड़ लिया और उसे प्राइस न बढ़ाने के लिए मनाने लगा। दुर्भाग्य से जैस्मन ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसे कई बार लात भी मार दी। 200 मिलियन, विच गॉड क्लैन एल्डर ने डीप वॉइस में कहा। यह ऑक्शन शुरू होने के बाद की सबसे टेरिफाइंग प्राइस थी। आसपास की सभी फोर्सेस चुप हो गईं, कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। आखिरकार हेवनली एग विच गॉड क्लैन के हाथ लग गया। कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वे बिड नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन 200 मिलियन का आंकड़ा सच में बहुत टेरिफाइंग था। यहाँ तक कि मेजर पावर्स को भी इतनी बड़ी रकम खर्च करने में दर्द महसूस होता। विच गॉड क्लैन पिछले कुछ वर्षों में फायर स्टार रीजन में तेजी से विकसित हुआ था, इसलिए उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नेचुरली बेहद मजबूत थीं। वेन्यू के अंदर काउंटलेस लोग अभी भी शॉक में थे। हर कोई विच गॉड क्लैन की वेल्थ देखकर अस्टॉनिश्ड था। दसियों हजार साल पहले विच गॉड क्लैन इतना पावरफुल नहीं था। समय सच में बहुत बदल गया है, अरेना में बैठे एक एल्डरली मैन ने साई भरते हुए कहा। बहुत से लोगों की यही सोच थी। अब विच गॉड क्लैन के भीतर काउंटलेस पावरफुल फिगर्स मौजूद थे। अगर 200 ईयर्स पहले विच गॉड क्लैन के स्लेव रेल्म में रायट्स न हुए होते, अगर 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म के क्रीचर्स ने रिटेलिएशन करके विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के मॉन्स्ट्रस जीनियसेस को बड़ी संख्या में न मारा होता, तो शायद आज विच गॉड क्लैन और भी टेरिफाइंग होता। बेशक उस समय विच गॉड क्लैन के ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिगर्स 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म में दाखिल ही नहीं हुए थे। उनके पास खुद को टेम्पर करने के लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज थीं। इसके अलावा उनके आसपास हमेशा हिडन प्रोटेक्टर्स मौजूद रहते थे, और वे प्रोटेक्टर्स 100 एलिफेंट रेल्म से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। सविता ने चारों ओर देखा और आगे बोली, यह ऑक्शन अब समाप्ति के करीब है। अब केवल 3 आइटम्स बाकी हैं। सब समझ गए कि अब ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका था। हर किसी की नज़रें उसकी ओर टिक गईं। यहाँ तक कि पावरफुल फोर्सेस और ग्रेट सेक्ट्स के लोग भी अंतिम ऑक्शन आइटम्स को लेकर बेहद उत्साहित थे। तभी सविता के दाहिने ओर एक ब्लेड ऑफ ग्रास दिखाई दी। हाँ, एक सूखी हुई पीली और पूरी तरह ऑर्डिनरी दिखने वाली घास की पत्ती। ये क्या है? ग्रास? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? यह इतनी ऑर्डिनरी क्यों दिख रही है? उस घास को देखते ही क्राउड में भारी अप्रोर मच गया। ग्रास, सिर्फ एक साधारण घास, और वही पिक्सिमन ऑक्शन के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेजर्स में से एक थी। ये कैसे संभव था? सभी कंफ्यूज्ड थे और सविता के एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहे थे। यह क्या है? आरव ने क्यूरियस होकर बगल में बैठे उमेश से पूछा, लेकिन उमेश की रिएक्शन ने आरव को चौंका दिया। ये ओ माय गॉड! उमेश का मुंह खुला रह गया। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था, यहाँ तक कि उसके होंठ भी ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। ब्रदर हूँ। आरव स्टन रह गया। मुझे ओरिजिनियम उधार दो। आरव, तुम्हें ये चाहिए? आरव ने सरप्राइज से पूछा। पहले उमेश ने 100 स्टोन्स बोरो करने की बात कही थी, लेकिन तब आरव को पता नहीं था कि वह आखिर किस चीज़ के लिए बिडिंग करना चाहता है। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि यह सिर्फ रूमर है, लेकिन ये चीज़ सच में ऑक्शन में मौजूद है। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। 100 स्टोन्स उधार दे दो, मैं ज़रूर लौटाऊंगा, उमेश ने बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। आरव समझ गया कि सामने वाला मजाक नहीं कर रहा। ठीक है। आरव थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर सिर हिलाकर मान गया। ब्रदर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उमेश एक्साइटमेंट में कोहेरेंट तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था। आरव, मुझसे प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे प्यार करने वाले लोग पहले ही बहुत हैं। बस एक काम करना होगा, आरव कामली बोला। एक क्या, 10 काम भी कर दूंगा, उमेश ने कॉन्फिडेंटली अपनी छाती थपथपाई। अच्छा, मैं ये याद रखूंगा, आरव मुस्कुराया। उस ब्लेड ऑफ ग्रास के प्रकट होते ही आसपास की कई मेजर सेक्ट्स और पावरफुल फोर्सेस अपने शौक को छिपा नहीं सकीं। वे सभी उस ग्रास की ओरिजिन पहचान चुके थे। ऑक्शन हॉल में काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस ग्रास को पहचान लिया। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें तक मल लीं, उन्हें लगा शायद वे हेलुसिनेशन देख रहे हैं। सविता ने अपनी दाहिनी हथेली से उस ग्रास को हल्के से छुआ। तुरंत ही उससे बाउंडलेस वाइटैलिटी फूट पड़ी। वो सूखी हुई ग्रास धीरे धीरे जीवित होने लगी। उसका रंग मुरझाए पीले से एमरल्ड ग्रीन में बदल गया।
उसके चारों ओर टाइनी लाइफ पार्टिकल्स और स्टारलाइट बहने लगी। कोई गलती नहीं, यह इंपीरियल सुप्रीम बुद्धा अब है। वेन्यू के भीतर एक नॉलेजेबल एल्डरली मैन शौक से चिल्लाया, इंपीरियल बुद्धा अब। काउंटलेस लोग शॉक्ड हो गए और उसकी ओरिजिन के बारे में क्यूरियस हो उठे। उसी समय सविता ने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। सही कहा, यह इंपीरियल बुद्धा ग्रास है। कहा जाता है कि यह उन ग्रेट बुद्धिस्ट मास्टर्स द्वारा छोड़ी गई थी जिन्होंने असेंशन से पहले इसे पीछे छोड़ दिया था। इसके भीतर एंडलेस वाइटैलिटी समाई हुई है, साथ ही बुद्धिज्म के काउंटलेस ग्रेट प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रहेंड करने के लिए डेस्टिन्ड पर्सन होना जरूरी है। सविता की बात सुनकर ऑडियंस पूरी तरह शॉक्ड हो गई। यहाँ तक कि आरव भी काफी सरप्राइज था। बुद्धिस्ट चीज। आरव ने उमेश की ओर देखा। उसके मन में उमेश की आइडेंटिटी को लेकर कुछ गेसेस बनने लगी। इंपीरियल सुप्रीम बुद्धा अर्ब की वैल्यू अमेजरेबल है, ये बुद्धिज्म के लिए सुप्रीम ट्रेजर है, लेकिन ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स के लिए इसका इफेक्ट कंपैरेटिवली वीक है। सविता आगे बोली। उसने कुछ भी हाइड नहीं किया। इंपीरियल बुद्धा ग्रास के सभी यूजर्स साफ साफ बता दिए। इंपीरियल सुप्रीम बुद्धा अर्ब, स्टार्टिंग प्राइस 50 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स। हर बिड कम से कम 3 मिलियन ओरिजिनियम अधिक होनी चाहिए। ऑक्शन स्टार्ट। इंपीरियल बुद्धा अर्ब के सामने आते ही पूरा स्थल फिर एक्साइटमेंट से भर गया। एक प्राइसलेस ट्रेजर जिसे किसी ग्रेट बुद्धिस्ट मास्टर ने असेंशन से पहले छोड़ा था। और जब भी असेंशन शब्द आता, फायर स्टार डोमेन के काउंटलेस बीइंग्स उसके प्रति फैसिनेशन महसूस करते। असेंशन और डिपार्चर, ये हमेशा से वेग और मिस्टीरियस चीज रही थी। इतनी अनरियल कि काउंटलेस लिविंग बीइंग्स सिर्फ उसकी ओर देख सकते थे। और अब ये ग्रास सपोजिडली उसी असेंडेड बुद्धिस्ट मास्टर द्वारा छोड़ी गई थी। ऐसी चीज एक्साइटमेंट पैदा न करे, ये कैसे संभव था? हालांकि सविता ने साफ कहा था कि इंपीरियल बुद्धा अब केवल डेस्टिन्ड पीपल के लिए यूजफुल है। लेकिन समस्या ये थी, कौन यह मानने को तैयार था कि वह डेस्टिन्ड पर्सन नहीं है? मेजर सेक्ट्स और पावरफुल फैक्शंस भी इंटरेस्टेड हो गईं। अगर काम न आए तो इसे वापस ऑक्शन में डाला जा सकता था, और अगर यूजफुल साबित हो जाए तो प्राइसलेस ट्रेजर हाथ लग जाता। 60 मिलियन सोर्स स्टोन्स। रजत ने बिड लगाए। उसकी आंखों में पर्पल लाइट चमक रही थी। बिड लगाने के बाद उसने उमेश की ओर ग्लांस किया। उमेश ग्रिन करते हुए आरव को अर्ज करने लगा, ब्रदर जल्दी बिड लगाओ। रुको, इतनी जल्दी मत करो, आरव कामली बोला। यह इंपीरियल बुद्धा अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। उसकी करंट सिचुएशन देखकर साफ था कि इसकी कीमत 200 मिलियन पार कर सकती है। 66 मिलियन ओरिजिनियम, विच गॉड क्लैन एल्डर बोला। इंपीरियल बुद्धा अब उनके लिए रिसर्च वैल्यू रखती थी। अगर काम न आए तो इसे बुद्धिस्ट फोर्सेस के साथ एक्सचेंज में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। 75 मिलियन। जैस्मन ने भी बिड लगाए। इंपीरियल बुद्धा अब रॉयल फैमिली के लिए भी यूजफुल थी। क्रिटिकल मोमेंट में ये फेवर या बार्गेनिंग चिप बन सकती थी, इसलिए ये बिडिंग के लायक थी। सुरेश अब अपनी सिस्टर से डिस्टेंस बनाकर बैठा था। उसे अब पास आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी सिस्टर सच में रूथलेस थी, बिना वार्निंग के मार देती थी। 80 मिलियन। मास्टर अश्विन खुद आगे आए और पर्सनली बिडिंग में शामिल हुए। आइस क्लैन का पावरफुल एल्डर भी बोला, 90 मिलियन। बिडिंग पूरी तरह फियर्स हो चुकी थी। उमेश एक्साइटमेंट से कांप रहा था। उसकी लॉन्गिंग गेज लगातार इंपीरियल बुद्धा ग्रास पर टिकी हुई थी। आरव मुस्कुराया। उसे अब रफली समझ आ गया था कि आसपास उसके कंपेटिटर्स कौन हैं। 130 मिलियन। आरव ने अचानक शाउट किया। उसने एक ही बार में प्राइस को टेरिफाइंग लेवल तक पहुंचा दिया। सीधे 40 मिलियन से ज्यादा बढ़ा दिए। बाकी लोग लो प्राइस से शुरू करके धीरे धीरे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन आरव ने हमेशा की तरह रूल्स फॉलो नहीं किए। ब्रदर, उमेश की आंखें लगभग भर आईं। वो एक्साइटमेंट से कांपने लगा। स्लैप, ड्रामा मत करो। आरव ने फिर उसके सिर के पीछे थप्पड़ मार दिया। लेकिन इस बार उमेश बिल्कुल एंग्री नहीं हुआ, बल्कि वो मुस्कुराते हुए अपना सिर और करीब ले आया। ब्रदर, जितना चाहो मारो। आरव, उसे अब कुछ कहने का मन ही नहीं हुआ। उमेश सच में बेहद फ्लेक्सिबल इंसान था। आरव द्वारा लगाई गई कीमत ने आसपास के बिडर्स को डीप थॉट में डाल दिया। अगर बिडिंग धीरे धीरे बढ़ती तो शायद मेजर पावर्स भी कैजुअली प्राइस बढ़ा देती। लेकिन आरव ने सीधे बहुत बड़ी जंप लगा दी थी। अब सभी हेजिटेट कर रहे थे।
सविता ने चारों ओर देखा और काउंटडाउन शुरू किया। 130 मिलियन वंस, 130 मिलियन ट्वाइस। आसपास के पावरफुल फिगर्स के एक्सप्रेशंस अनसर्टेन थे। विच गॉड क्लैन एल्डर ने आरव की ओर देखा। उसने दांत भींचे और शाउट किया, 140 मिलियन। वह आरव को आराम से जीतने नहीं देना चाहता था, भले खुद न चाहिए हो, लेकिन आरव को अनॉय जरूर करना चाहता था। 150 मिलियन। सभी की सरप्राइज के बीच आरव ने बिना हेजिटेट किए तुरंत फिर प्राइस बढ़ा दी। उसने विच गॉड क्लैन एल्डर की ओर देखा, अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए कामली बोला, अगर हिम्मत है तो और शाउट करो, नहीं है तो हार मान लो। तुम। विच गॉड क्लैन एल्डर फ्यूरियस हो उठा। उसकी आंखें एंगर से जलने लगीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अब भी अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई, और उसने महसूस किया कि शैडोज में हिडन पावर हाउस की किलिंग इंटेंट अब और भी टेरिफाइंग हो गई थी। 150 मिलियन वंस। सविता ने फिर काउंटडाउन शुरू किया। जैस्मिन ने सिर हिलाया और गिव अप कर दिया। राजट ने भी आगे बिड नहीं लगाए। उन सभी को एक बात साफ समझ आ गई थी। आरव की एटीट्यूड बता रही थी कि वह इंपीरियल बुद्धा अर्ब को हर हाल में लेना चाहता है। अगर वे आगे बोलते तो आरव निश्चित रूप से फिर प्राइस बढ़ाता। अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता और ऊपर से अननेसेसरी एनिमी भी बन जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें आरव की बैकग्राउंड का कोई अंदाजा नहीं था। इसके अलावा जैस्मिन को भी महसूस हो चुका था कि आरव के बगल में बैठा येलो रोब्ड यंग मैन बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं था। जहां तक रजत की बात थी, वो इससे भी ज्यादा अंदर की कहानी था। 150 मिलियन ट्वाइस। सविता की आवाज फिर गूंजी। बस तीसरी बार बोलते ही इंपीरियल बुद्धा ग्रास आरव की हो जाती। उमेश एक्साइटमेंट में आरव का हाथ कसकर पकड़ चुका था। शांत हो जाओ, आरव कामली बोला। 150 मिलियन 3, 200 मिलियन। लेकिन उसी क्षण सिचुएशन अचानक बदल गई। 200 मिलियन। वहां मौजूद सभी लोग चौंक उठे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अभी जो बोली लगी थी वह किसी निजी कक्ष से नहीं आई थी, बल्कि नीलामी हॉल के सबसे पीछे से आई थी। अनगिनत लोगों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि आखिर बोली लगाने वाला कौन है। उमेश ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था और शरीर से हत्या की मंशा निकल रही थी। उसे इंपीरियल बुद्धा ग्रास पसंद आ गई थी और वह लगभग उसके हाथ में आने ही वाली थी। आखिर यह मुसीबत पैदा करने वाला कहां से आ गया? यादव फैमिली, स्पार्कल पवेलियन, रामपुर पवेलियन, विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन जैसी बड़ी शक्तियों के लोग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। सीधे 200 मिलियन की बोली। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। आरव ने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा। जो व्यक्ति अभी बोला था वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने तिनकों से बना वर्षा कोट पहन रखा था। उसने सिर पर बांस की टोपी भी पहन रखी थी जिससे उसका असली चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वह तिनकों वाला वर्षाकोट कोई साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि एक उच्च स्तर का जादुई खजाना था जो असली रूप छिपा सकता था। यहां तक कि कोई भी उस बूढ़े की कल्टिवेशन तक नहीं देख पा रहा था। पूरे नीलामी हॉल में लोग उस बूढ़े की पहचान जानने को उत्सुक हो गए। जो आपने अभी कहा, क्या वह सच है? सविता ने अपने मन का झटका दबाते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से, तिनकों वाला बूढ़ा शांत स्वर में बोला और हल्का सा सिर हिलाया। तो कृपया क्षमा कीजिए, लेकिन हमारे फॉल्कन सेक्ट को आपकी संपत्ति की पुष्टि करनी होगी। सविता ने धीरे से कहा। निजी कक्षों में बैठे लोगों की पहचान और पृष्ठभूमि पहले से जानी जाती थी। जो लोग निजी सीटों पर बैठते थे उनकी संपत्ति पहले ही फॉल्कन सेक्ट द्वारा सत्यापित की जा चुकी होती थी। लेकिन ये बूढ़ा सबसे पीछे बैठा था, उसकी पहचान अब तक अज्ञात थी। सविता को डर था कि नीलामी के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना न हो जाए, इसलिए धन की पुष्टि करना उचित था। बिल्कुल, बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन सिर हिलाने पर भी कोई उसका असली चेहरा नहीं देख पाया। उमेश गुस्से में दांत पीस रही थी। उसका मन कर रहा था कि जाकर उसी समय बूढ़े से लड़ पड़े। धन सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, नीलामी जारी रहेगी। उसी समय वंशिका की आवाज़ पूरे नीलामी हॉल में गूंज उठी। वह फॉल्कन सेक्ट की सुप्रीम एल्डर थी। जब उसने खुद ये कहा तो इसका अर्थ साफ था कि उस बूढ़े की संपत्ति में कोई समस्या नहीं थी। और वंशिका का स्वयं संदेश देना ये भी साबित कर रहा था कि तिनकों वाला बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह निश्चित रूप से फायर स्टार रीजन की कोई प्रसिद्ध हस्ती था। जी, सविता ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। 200 मिलियन पहली बार
उसने गिनती शुरू कर दी। 200 मिलियन की कीमत पहले ही फॉल्कन सेक्ट की अपेक्षाओं से अधिक थी, और अभी की स्थिति देखकर 200 मिलियन लगभग अंतिम कीमत लग रही थी। इससे अधिक कोई बोली नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि आरव भी शायद इससे ऊंची बोली नहीं लगाएगा। गिनती सुनकर उमेश गुस्से से कांप उठी। 200 मिलियन। उसने उम्मीद भरी नजरों से आरव की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। तिनकों वाले बूढ़े ने 200 मिलियन की बोली लगा दी थी। अगर इंपीरियल बुद्धा ग्रास जीतनी थी तो आरव को इससे ऊपर बोली लगानी ही पड़ती। लेकिन समस्या ये थी, क्या उमेश को खुद पता था कि आरव के पास 200 मिलियन है? आरव ने उसकी ओर देखा और चमकते सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुरा दिया। थप्पड़। उसने फिर से उमेश के सिर के पीछे थप्पड़ मार दिया। इतना उदास चेहरा क्यों बना रखा है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने तिनकों वाले बूढ़े की ओर देखा और शांत स्वर में सविता से बोला, 300 मिलियन, 300 मिलियन। तिनकों वाला बूढ़ा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत आरव की ओर देखने लगा। पूरा नीलामी हॉल अचानक शांत हो गया। सविता की गिनती भी अचानक रुक गई। 300 मिलियन, यह इस नीलामी की अब तक की सबसे ऊंची बोली थी। और आरव ने इसे इतनी सहजता से कह दिया। ब्रदर ब्रदर। इस बार उमेश सच में रो पड़ी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। इतना भावुक मत हो, आओ अपने बड़े भाई के पैर दबाओ। आरव पीछे टिककर आराम से पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोला। ठीक है। उमेश ने तुरंत सिर हिलाया और पूरी ताकत से उसके पैर दबाने लगी। उसके दिल का उत्साह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उस समय अगर आरव उससे अपनी जान मांग लेता तो भी वह बिना हिचकिचाए दे देती। वह पागल हो गया है क्या? इंपीरियल बुद्धा ग्रास सच में कीमती है, लेकिन 300 मिलियन ओरिजिनियम स्टोन्स? ये तो पूरी तरह पागलपन है। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। हर किसी को लग रहा था कि आरव पागल हो गया है। 300 मिलियन ओरिजिनियम? उसका मतलब ही क्या था? एक अकल्पनीय संपत्ति। शायद किसी छोटे ग्रह के सारे संसाधन मिलाकर भी 300 मिलियन न बने। तिनकों वाले बूढ़े के शरीर से घातक आभा निकलने लगी। वह आरव और उमेश की दिशा में घूर रहा था। उसका चेहरा अब भी धुंध से ढका हुआ था। सिर उठाने पर भी कोई उसका असली रूप नहीं देख पा रहा था। ये सविता कुछ पल झिझकी और आरव की ओर देखने लगी। क्या हुआ? आरव ने हैरानी से पूछा। माफ कीजिए, लेकिन हमारे फॉल्कन सेक्ट को आपके धन की पुष्टि करनी होगी, सविता ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। निजी कक्षों में बैठे वीआईपी मेहमानों की संपत्ति की जांच करना बेहद दुर्लभ था, क्योंकि फॉल्कन सेक्ट की नीलामी में निजी सीट मिलना ही धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। कम से कम 100 मिलियन ओरिजिनियम की संपत्ति होना आवश्यक था। लेकिन आरव पहले ही बहुत सारे ओरिजिनियम खर्च कर चुका था और अब उसने सीधे 300 मिलियन की बोली लगा दी थी, इसलिए सविता का चिंतित होना स्वाभाविक था। ठीक है। आरव ने शांत भाव से सिर हिलाया। अगर किसी और संगठन की नीलामी होती और कोई उससे धन सत्यापन मांगता तो शायद वह नाराज हो जाता, लेकिन सविता शायद भविष्य में उसकी बहू बनने वाली थी। ऐसे में वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। जल्द ही फॉल्कन सेक्ट के 2 शक्तिशाली विशेषज्ञ वहां पहुंचे। दोनों 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के थे। वे आरव के सामने आकर खड़े हो गए। आरव ने सहजता से दर्जनों स्टोरेज रिंग्स बाहर फेंक दिए। जांच करने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनमें पर्याप्त 100 स्टोन्स थे, दोनों विशेषज्ञों ने वे रिंग्स वापस लौटा दिए। अब ठीक है। आरव ने सविता की ओर देखा। सब ठीक है, कृपया हमें क्षमा करें, सविता ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और चुप हो गया। 300 मिलियन पहली बार। सविता ने फिर से गिनती शुरू की। नीलामी हॉल के पीछे बैठा तिनकों वाला बूढ़ा गहरी सांस लेकर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने आरव और उमेश को गहराई से देखा, फिर मुड़कर चला गया। हालांकि आरव पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस लगातार पीछे की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 300 मिलियन दूसरी बार, सविता ने दूसरी बार बोली पुकारते हुए कहा। पूरा हॉल इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अब कोई भी बड़ी शक्ति बोली लगाने की इच्छा नहीं रखती थी। 300 मिलियन पहले ही इंपीरियल बुद्धा ग्रास की असली कीमत से बहुत ऊपर था। उसे खरीदना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था। उत्साह में उमेश इतनी जोर से आरव के पैर दबाने लगी कि लगभग उन्हें कुचल ही डाला। अगर और जोर लगाया तो यकीन मानो मैं तुम्हारे पंजे काट दूंगा। आरव के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। ओह माफ कीजिए ब्रदर। उमेश तुरंत पीछे हट गई।
उसे एहसास हुआ कि उत्साह में वो अपना संतुलन खो बैठी थी। आरव ने बेबसी से सांस छोड़ी और उसे अनदेखा कर दिया। 300 मिलियन तीसरी बार इंपीरियल बुद्धा ग्रास आरव की हुई। अंततः तीसरी गिनती पूरी हुई। सविता ने इस खजाने के नए मालिक की घोषणा कर दी। हाँ हा ब्रदर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उमेश उत्साह में उछल पड़ी। वह तो आरव को चूमने तक दौड़ने वाली थी। अपनी बेइज्जती मत करवाओ, आरव ने चिढ़कर कहा। जजी ठीक है, उमेश ने अजीब सी मुस्कान दी और फिर बैठ गई। पूरे नीलामी हॉल में लोग आरव और उमेश को देख रहे थे। हर कोई आरव की असली पहचान जानना चाहता था। 300 मिलियन ओरिजिनियम, और वह भी इतनी आसानी से। अगर कोई कहे कि उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या मानव जाति का गुप्ता परिवार इतना अमीर और शक्तिशाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता। गुप्ता परिवार पहले हमेशा बहुत लो प्रोफाइल रहा है। तो फिर वो आखिर है कौन? पूरा हॉल चर्चाओं से भर गया। 300 मिलियन की बोली लगाने के बाद आरव अब इस नीलामी का सबसे बड़ा खर्च करने वाला व्यक्ति बन चुका था। स्पार्कल पवेलियन के निजी कक्ष में सुनैना और चांदनी भावनाओं से भर उठीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कड़वी मुस्कान दी। ऐसा व्यवहार देखकर साफ समझ आ रहा था कि वही व्यक्ति आरव था। लेकिन उसने उमेश की मदद करके इंपीरियल बुद्धा ग्रास क्यों जितवाए? वे समझ नहीं पा रही थी। लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव मरा नहीं था। वो सच में जिंदा था। राजन और रवि भी स्तब्ध थे। 300 मिलियन की बोली, इसका मतलब क्या था? पहले सिर्फ निजी कक्ष में बैठने के कारण उन्हें लगता था कि वे आरव से श्रेष्ठ हैं। लेकिन अब वो भावना पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आरव द्वारा दिखाई गई संपत्ति बेहद भयावह थी। वे इतने स्तब्ध थे कि लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। यहाँ तक कि बूढ़े टाओइस्ट अश्विन भी चौंक गए थे और आरव की असली पहचान जानना चाहते थे। धन शक्ति और गुप्त सुरक्षा, वह निश्चित रूप से किसी महान शक्ति का महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी था। कुछ देर रुकने के बाद सविता ने फिर कहा, अब इस नीलामी के दूसरे अंतिम खजाने की बोली शुरू होगी। सभी लोगों का ध्यान फिर से उसकी ओर गया। नीलामी अब समाप्ति के करीब थी। अगला खजाना क्या होगा? पूरा हॉल उत्साह से भर गया। सविता ने गहरी सांस ली। उसके दाहिने हाथ की स्टोरेज रिंग चमकी और अचानक एक विशाल पीला पत्थर प्रकट हुआ। वह पीला पत्थर बेहद असाधारण था। उससे लगातार पृथ्वी तत्व की शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उसके चारों ओर असली ड्रैगन की परछाइयां घूम रही थीं। आरव स्तब्ध रह गया। उसे अपने शरीर के भीतर एक अजीब प्रतिक्रिया महसूस हुई। उस पीले पत्थर पर उभरती ट्रू ड्रैगन की छवियों ने उसके भीतर पहले से रिफाइंड ट्रू ड्रैगन ब्लड को प्रभावित कर दिया। यह इंपीरियल ड्रैगन स्टोन है। सही कहा, यह निश्चित रूप से इंपीरियल ड्रैगन स्टोन ही है। इतना अनमोल खजाना सच में प्रकट हो गया। पूरा हॉल फिर से हंगामे से भर उठा। इंपीरियल ड्रैगन स्टोन अत्यंत मूल्यवान खजाना था। स्पार्कल पवेलियन के निजी कक्ष में बूढ़े टाओइस्ट अश्विन की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसका शरीर हल्का कांपने लगा। इस बार स्पार्कल पवेलियन का यहां आने का मुख्य उद्देश्य ही इंपीरियल ड्रैगन स्टोन था। राजन, रवि और बाकी लोग भी उसे घूर रहे थे। यह एक ऐसा खजाना था जिससे शक्तिशाली मैजिकल आर्टिफैक्ट्स बनाए जा सकते थे। अन्य बड़ी शक्तियों और वंशों की प्रतिक्रिया भी लगभग वैसी ही थी। हर कोई इंपीरियल ड्रैगन स्टोन को घूर रहा था। अगर मौका मिला तो वे सभी इसकी बोली में हिस्सा लेने वाले थे। इंपीरियल ड्रैगन स्टोन की शुरुआती कीमत 50 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स। हर अगली बोली कम से कम 3 मिलियन ओरिजिनियम अधिक होनी चाहिए। नीलामी शुरू होती है। सविता ने धीरे धीरे मुंह खोला और चारों ओर नजर डाली। 80 मिलियन सोर्स स्टोन्स। सबसे पहले ओल्ड टाओइस्ट अश्विन ने बोली लगाई। बोली लगाने के बाद उसने चारों ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सभी महानुभावों, यह इंपीरियल ड्रैगन स्टोन हमारी हेवन मेंडिंग पवेलियन को हर हाल में चाहिए। इस बार उसकी प्रतिक्रिया पहले की दोनों नीलामियों से भी अधिक उत्साहित थी। इससे साफ था कि इंपीरियल ड्रैगन स्टोन वास्तव में हेवन मेंडिंग पवेलियन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जैस्मिन, जो अभी बोली लगाने वाली थी, कुछ पल झिझकी, फिर हल्के से सिर हिलाकर चुप हो गई। इंपीरियल ड्रैगन स्टोन निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था, लेकिन यादव फैमिली के लिए इसका उपयोग बहुत अधिक नहीं था और स्पार्कल पवेलियन की प्रतिक्रिया अत्यधिक दृढ़ थी। अगर यादव फैमिली कीमत बढ़ाता भी तो स्पार्कल पवेलियन बोली जारी रखता।
अंत में कीमत बेवजह बढ़ती, यादव फैमिली को वस्तु भी नहीं मिलती और साथ ही स्पार्कल पवेलियन नाराज भी हो जाता। ये बिल्कुल लाभदायक नहीं था। 90 मिलियन ओरिजिनियम। विच गॉड क्लैन के एक वृद्ध ने बोली लगाई, वह सिर्फ हेवन मेंडिंग पवेलियन के संकल्प को परखना चाहता था। 100 मिलियन। ओल्ड टावस्ट अश्विन ने बिना एक पल गनवाए तुरंत ऊंची बोली लगा दी। ये देखकर विच गॉड क्लैन के लोग भी शांत हो गए, अब और बोली लगाना बेकार था। हेवन मेंडिंग पवेलियन स्पष्ट रूप से इंपीरियल ड्रैगन स्टोन पाने के लिए दृढ़ थी, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, और साथ ही स्पार्कल पवेलियन को पूरी तरह नाराज करना भी ठीक नहीं था। जोखिम उठाने लायक बात नहीं थी। ओल्ड टावस्ट अश्विन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर उत्साह उफान मार रहा था। ना आइस क्लैन और ना ही ब्लड क्लैन ने कोई बोली लगाए। अब जो भी बोली लगाता वो सीधे स्पार्कल पवेलियन का दुश्मन बन जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुश्मनी करने के बाद भी शायद इंपीरियल ड्रैगन स्टोन हाथ नहीं आती। यही सबसे कष्टदायक बात थी। 100 मिलियन पहली बार। सविता ने गिनती शुरू की, बाकी सभी शक्तियां चुप थीं। आरव ने स्पार्कल पवेलियन के निजी कक्ष की ओर देखा, उसके चेहरे पर सोचने वाला भाव था। 100 मिलियन दूसरी बार। सविता ने चारों ओर देखते हुए दोबारा घोषणा की, कोई भी आगे बोली लगाने को तैयार नहीं था। ओल्ड टावस्ट अश्विन अत्यंत उत्साहित हो गया। अगर सब ठीक रहा तो इंपीरियल ड्रैगन स्टोन उसकी हेवन मेंडिंग पवेलियन की हो जाएगी। 100 मिलियन 30, 103 मिलियन। उसी क्षण आरव ने अचानक बोली लगा दी। पूरा हॉल उसकी ओर देखने लगा। क्या वह जानबूझकर स्पार्कल पवेलियन को निशाना बना रहा था? ओल्ड टावस्ट अश्विन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये लड़का क्या शुरू से उसकी हेवन मेंडिंग पवेलियन के खिलाफ ही था? क्या उसे कोई दुश्मनी थी? 110 मिलियन। ओल्ड टावस्ट अश्विन ने दांत पीसते हुए फिर बोली लगाए। सुनैना और चांदनी दोनों हैरान थीं। वे आरव के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थीं। उन्होंने सोचा कि आरव शायद रवि और राजन को पसंद नहीं करता, इसलिए जानबूझकर स्पार्कल पवेलियन के खिलाफ बोली लगा रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? 113 मिलियन। आरव ने फिर शांत स्वर में कहा। हर बार वह कीमत थोड़ी ही बढ़ा रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे सच में इंपीरियल ड्रैगन स्टोन चाहिए, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर स्पार्कल पवेलियन को परेशान कर रहा था। अश्विन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वो मूर्ख नहीं था। उसे समझ आ गया कि आरव जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। 120 मिलियन। ओल्ड टावस्ट अश्विन का चेहरा कड़ाही के तले जैसा काला हो चुका था। 123 मिलियन। आरव ने फिर से बोली बढ़ा दी। पास बैठे वैंग भाई बहन, रामपुर पवेलियन का राजट, विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के बुजुर्ग, सभी लोग उलझन में थे। आखिर इस लड़के की हेवन मेंडिंग पवेलियन से कैसी दुश्मनी थी? इतनी खुली चुनौती देने की हिम्मत? ओल्ड टावस्ट अश्विन सचमुच क्रोधित हो चुका था। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने गुस्से में दांत पीसते हुए आरव को घूरा। हालांकि उसके आसपास गुप्त रूप से शक्तिशाली रक्षक मौजूद थे, फिर भी उसके भीतर की हत्या की मंशा छिप नहीं पा रही थी। कोई खास मतलब नहीं। आरव ने सिर हिलाया और हल्की सांस छोड़ी। सविता ने गिनती रोक दी। वह भी समझ नहीं पा रही थी कि आरव आखिर करना क्या चाहता है। तुम? ओल्ड टावस्ट अश्विन इतना गुस्से में था कि जैसे किसी को काट खाएगा। सीनियर, यह इंपीरियल ड्रैगन स्टोन मेरे किसी काम की नहीं है, आरव ने शांत स्वर में कहा। ये सुनते ही ओल्ड टावस्ट अश्विन का सिर लगभग धुएं छोड़ने लगा। काम की नहीं? तो फिर बोली क्यों लगा रहे हो? पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। अगर वस्तु बेकार है तो बोली लगाने का क्या मतलब? क्या ये सीधे सीधे स्पार्कल पवेलियन को उकसाना नहीं था? यहाँ तक कि आरव के पास खड़ी उमेश भी हैरान रह गई। वो सिर खुजलाते हुए समझने की कोशिश कर रही थी कि आरव आखिर करना क्या चाहता है। सीनियर, कृपया क्रोधित मत होइए, मेरी बस एक छोटी सी विनती है। अगर आप मान जाएं तो मैंने जितनी अतिरिक्त 100 स्टोन्स बढ़ाई हैं वह राशि मैं हेवन मेंडिंग पवेलियन को दे दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं माने, आरव हल्की हंसी के साथ बोला, तो यह इंपीरियल ड्रैगन स्टोन है। उसकी मुस्कान देखकर ओल्ड टावस्ट अश्विन का चेहरा और काला पड़ गया। क्या विनती है? उसने भारी स्वर में पूछा। यह मामला करोड़ों ओरिजिनियम से जुड़ा था। निश्चित रूप से कोई बड़ी बात थी। ओल्ड टावस्ट अश्विन तेजी से आरव की मंशा समझने की कोशिश कर रहा था। असल में बात बहुत सरल है। आरव ने अजीब सी मुस्कान दी और अश्विन के पीछे बैठी सुनैना और चांदनी की ओर देखा।
इस जूनियर को पवेलियन की 2 महिला डिसाइपल्स से लगाव हो गया है, इसलिए आरव ने जबरदस्ती शर्मिंदा होने का अभिनय किया। असल में वो जानबूझकर ओल्ड टावस्ट अश्विन को परेशान कर रहा था। तुम सपना देख रहे हो। ओल्ड टावस्ट अश्विन क्रोध से फट पड़ा। उसने आरव की ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया, मेरी हेवन मेंडिंग पवेलियन किसी महिला डिसाइपल के बदले सौदा नहीं करेगी। वह पूरी तरह गलत समझ बैठा था। उसे लगा कि आरव उन दोनों महिलाओं को मांग रहा है। और सिर्फ अश्विन ही नहीं, लगभग पूरा नीलामी हॉल यही समझ बैठा। यहाँ तक कि बीच में खड़ी सविता का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। उसकी नज़रों में आरव के लिए तिरस्कार था। आरव पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया था? वह तो बस अपनी दोनों पत्नियों के साथ अकेले समय बिताने का बहाना ढूंढ रहा था। लेकिन यह ओल्ड टावस्ट अश्विन यहाँ तक कि उमेश भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, तो आप ऐसे इंसान हैं। आरव आखिर खुद को रोक नहीं पाया। थप्पड़ थप्पड़ उसने उमेश के सिर पर कई बार मारा। बड़े भाई मत मारो, उमेश दर्द से सिर पकड़कर चिल्लाने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और अश्विन की ओर देखकर समझाया, सीनियर कृपया गलत मत समझिए, मैं सिर्फ उन दोनों फेरीज से परिचित होना चाहता हूँ। मेरा किसी पर जबरदस्ती करने का इरादा नहीं है, सिर्फ परिचय। ओल्ड टावस्ट अश्विन चौंक गया। सिर्फ परिचय के लिए करोड़ों ओरिजिनियम खर्च करेगा? ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? कम से कम अश्विन तो बिल्कुल नहीं मान रहा था। स्पार्कल पवेलियन के निजी कक्ष में सुनैना और चांदनी की आंखों में अजीब चमक उभरी। वे समझ गई कि आरव क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो बस उनसे अकेले मिलने का मौका चाहता था। राजन और रवि के चेहरे बदसूरत हो गए। वे गुस्से में दांत पीस रहे थे और चाहते थे कि आरव तुरंत मर जाए। सुंदर स्त्रियां सज्जनों को प्रिय होती हैं। मैं बस इन दोनों महिलाओं से परिचित होना चाहता हूँ। कृपया मुझे उनसे अकेले मिलने का अवसर दें। मैं शपथ लेता हूँ कि उनके साथ कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा, आरव ने ऊंची आवाज में कहा। उसने वहीं सार्वजनिक रूप से शपथ तक खा ली। ओल्ड टावस्ट अश्विन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा कि आरव शायद झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वह इतनी आसानी से मान भी नहीं सकता था। पूरा नीलामी हॉल चर्चाओं से भर गया। क्या यह आदमी पागल हो गया है? क्या वो सच में हेवन मेंडिंग पवेलियन की 2 महिला डिसाइपल्स का पीछा करने के लिए करोड़ों सौ स्टोन्स खर्च करने को तैयार है? हे भगवान, मुझे अगर कुछ 1000 स्टोन्स दे दे तो मैं खुद उसके साथ चली जाऊं। कई महिला कल्टिवेटर्स ईर्ष्या से पागल हो रही थीं। आखिर एक ओरिजिन स्टोन की कीमत 10,000 उच्चस्तरीय स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हो सकती थी। फायर स्टार रीजन के अधिकांश लोगों के लिए कुछ 1000 स्टोन्स ही बहुत बड़ी संपत्ति थी। लेकिन आरव, वो सिर्फ 2 महिला डिसाइपल्स से मिलने के लिए करोड़ों खर्च कर रहा था। ये बहुत ज्यादा था। यादव फैमिली के निजी कक्ष में जैस्मिन भी स्तब्ध थी। क्या यह आदमी पागल है? सुरेश ने उपहास करते हुए कहा। इतना बदसूरत होने के बावजूद वह सबके सामने स्पार्कल पवेलियन की 2 महिला डिसाइपल्स से परिचय मांग रहा है और दोनों का पीछा करना चाहता है। हे कितना भोला है। जैस्मिन चौंकी। तुम्हारा मतलब यही बड़ी बहन आप समझती नहीं हो? सुरेश हंस पड़ा। तन्वी का दिल जीतने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अगर यह सच में आरव है तो एक महिला डिसाइपल का पीछा करना समझ में आता है, लेकिन 2 का एक साथ? उसने सिर हिलाया। इससे तो वह सिर्फ एक स्त्रीलोलुप आदमी लगेगा। ऐसे आदमी को कौन पसंद करेगा? जैस्मिन कुछ पल सोचती रही, फिर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। वह सुरेश से बड़ी थी, लेकिन उसने हमेशा कल्टिवेशन और परिवार के कामों में ही समय बिताया था। प्रेम संबंधों का उसे कोई अनुभव नहीं था। अब सुरेश की बात सुनकर उसे लगा कि उसका भाई सही कह रहा है। ही बड़ी बहन देखना चाहे अश्विन मान भी जाए, अंत में सब व्यर्थ जाएगा। सुरेश हंसते हुए बोला। उसके अनुसार सुनैना और चांदनी जैसी प्रतिभाशाली और सुंदर महिलाएं इतनी आसानी से किसी पुरुष को स्वीकार नहीं करेंगी। ऊपर से आरव देखने में खुरदुरा था और साथ ही 2 महिलाओं का पीछा कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में वास्तव में ऐसा ही होता। आरव की बातों ने पूरे नीलामी हॉल में भारी चर्चा छेड़ दी। बहुत से लोग सुरेश जैसी ही सोच रखते थे। साधारण महिला कल्टिवेटर को धन से प्रभावित करना आसान था, लेकिन हेवन मेंडिंग पवेलियन की प्रिय प्रतिभाशाली डिसाइपल्स, उन्हें इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता था। ओल्ड टावस्ट अश्विन का चेहरा लगातार बदल रहा था। वह लाभ और हानि का हिसाब लगा रहा था।
अगर वह मान जाता तो हेवन मेंडिंग पवेलियन करोड़ों ओरिजिनियम बचा सकती थी, लेकिन अगर बात गलत दिशा में चली गई तो शायद अंत में इंपीरियल ड्रैगन स्टोन भी हाथ से निकल जाती। ये ओल्ड टावस्ट अश्विन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, और फॉल्कन सेक्ट की ओर से भी किसी ने दखल नहीं दिया, यहाँ तक कि छाया में छिपी वंशिका ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह स्थिति फॉल्कन सेक्ट के लिए फ़ायदेमंद थी। हेलो गाइस, अब बाकी सीरीज़ के एपिसोड भी इसी चैनल पर आ जाएंगे। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सागा सीरीज़ वाले को। उस पर मैं एपिसोड डालना स्टार्ट करूँगा अच्छी आवाज़ में, डबिंग स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए आपको यहीं पर बने रहना है। मैं आपको सागा सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, उस पर अपडेट आते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कोलैबोरेशन के थ्रू आप वो चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर मिलेनियम मैजिकल योद्धा स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट है, बट इनकी जो स्टार्टिंग से अपलोडिंग नहीं होगी, वहाँ पर जो इसके आगे के एपिसोड है वहीं पर दूंगा। आज सारे यहीं पर है, बाकी कल वहाँ पर मैं डालूँगा, या फिर मैं आज शाम या सुबह तक अपलोड कर दूँगा। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे एपिसोड चारों सीरीज़ के। बाकी नई सीरीज़ भी मैं एक बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ एक।